स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 73,58,292 के पार। अब तक 1,11,826 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 73,58,292 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 8,06,681 हैं, जिसमें से अभी तक 1,11,826 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 64,45,716 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,99,615 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,88,84,674 हो गई। इनमें एक्टिव केस 85,78,696 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,91,97,373 लोग ठीक हो चुके। दिल्ली में शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। केजरीवाल ने कहा साल में 7,000 रुपए की होगी बचत। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि अब से सभी लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ी ऑफ कर दें। केजरीवाल ने कहा हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट पर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे। दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख वाहन भी रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद करना शुरू कर दे तो विशेषज्ञों ने मुझे गणना करके दी है कि साल में PM 10 प्रदूषण 1.5 टन कम हो जाएगा और PM 2.5 प्रदूषण 0.4 टन कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर सभी लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद करना शुरू कर दें तो सालाना 7,000 रुपए की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा एक गाड़ी रोज तकरीबन 15 से 20 मिनट रेड लाइट पर बिताती है और उसमें तकरीबन 200 ml तेल की खपत होती है। अगर आप रेड लाइट पर गाड़ी बंद करना शुरू कर दें तो आपके 7,000 रुपए साल के बच सकते हैं। जनरेटर पर पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जरूरी व आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। हाईवे और मेट्रो जैसी बड़ी योजनाओं में निर्माण कार्य के लिए पहले भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के आसपास चल रहे इन थर्मल पावर प्लांट्स का भी दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान है। देश में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एक साल में पीएम मोदी की संपत्ति 36 लाख बढ़ी, लेकिन अमित शाह की घटी, जानिए कितनी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बैंक बैलेंस और संपत्तियों का लेटेस्ट अपडेट दिया। पीएम मोदी के एसेट रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 30 जून 2020 को बढ़कर 2.85 करोड़ हो गई। पिछले साल 2019 के मुकाबले इस साल पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति 36 लाख रुपए बढ़ी है। इसके उलट गृह मंत्री अमित शाह की वार्षिक आय में घाटा हुआ। अमित शाह को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पीएम मोदी की कुल संपत्ति का ब्यौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीनों में
36.53 लाख रुपए बढ़ गई। पिछले वित्त वर्ष से पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26.26% का इजाफा हुआ। पीएम मोदी ने 12 अक्टूबर को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनकी कुल संपत्ति 2.85 करोड़ है। पिछले साल पीएम मोदी की संपत्ति 2.49 करोड़ थी। जून 2020 के अंत तक पीएम मोदी के पास केस सिर्फ 31,450 रुपए थे। अमित शाह की कुल संपत्ति का ब्यौरा। हाल ही में दिए गए अमित शाह की एसेट रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 तक शाह की घोषित संपत्ति 28.63 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अमित शाह ने अपनी संपत्ति 32.3 करोड़ रुपए घोषित की थी। इसका मतलब अमित शाह को इस साल 3.67 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। लेकिन इस साल उन्होंने अपने पास केस के तौर पर 15,814 रुपए की नकदी रखी है। लद्दाख की ठंड ने बिगाड़ा चीन का खेल। तापमान गिरते ही सैनिकों की हालत हुई खराब। जी हां, देश की सेना पूर्वी लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर्दी के मौसम में अगर जंग के हालात बन जाते हैं तो भी चीन का सामना भारत की एक ऐसी सेना से होगा जो कि सक्षम होगी। हालांकि चीन की सेना ठंड को झेल नहीं पा रही, जिसके चलते एक सैनिक की मौत हो गई। उत्तरी किनारे के फिंगर एरिया के उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर जमे बैठे चीनी सैनिक अभी तक हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन तापमान गिरते ही उनकी हालत खराब होने लगी। सूत्रों की माने तो पिछले एक हफ्ते से एलएसी के करीब बड़ी संख्या में पीएलए के सैनिकों के शवों को निकाला जा रहा है। दरअसल 15,000 से 16,000 फीट वाले हिस्सों में भारत और चीन के सैनिक अभी तक जमे हुए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में दावा किया था कि चीन जिस सेना के बल पर प्रोपोगेंडा फैला रहा है, उसके जवानों को फील्ड और ऊंचे इलाकों में जंग का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग शहरी इलाकों से आते हैं और इन्हें जमीनी हालत का कोई अंदाजा नहीं। इसके साथ ही सेना ने यह भी दावा किया था कि लद्दाख में पड़ने जा रही कड़ाके की ठंड को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सेना ने बताया था कि ठंड के दौरान हमारी तैयारियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे पास ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन वाला राशन, ईंधन, तेल, कपड़े, हीटिंग पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। 6 महीने बाद मुंबई में मेट्रो को हरी झंडी। मंदिर खोलने पर बोले उद्धव, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब खुलेगा। जी हां, महाराष्ट्र के अभियान बिगिन अगेन के तहत मुंबई में मेट्रो फिर से शुरू हो गई। इसके अलावा आज से सभी सरकारी और निजी पुस्तकालय भी खुल रहे हैं। वहीं मंदिर खोले जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब खुलेगा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से जनता को हर सुविधाएं मिलेंगी। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ। जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जी हां, शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण नवरात्रि है। इसलिए शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्र मास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी आदि शक्ति के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। शारदीय नवरात्रि के इस 9 दिवसीय उत्सव का समापन 10वें दिन दशहरा को होता है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है और इसी दिन घट स्थापना भी करते हैं, जो बोने के साथ साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। पूरे विधि विधान से नवरात्रि के व्रत रखने वालों को मां दुर्गा के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त होता है। इस बार घट स्थापना की अवधि 3 घंटे 49 मिनट की है। इसकी शुरुआत सुबह 6:23 से 10-12 बजे तक रहेगी। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो 11:43 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक रहेगा। रेगुलर ट्रेन कब होंगी शुरू, रेलवे ने दी इसकी पूरी जानकारी।
जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नया टाइम टेबल तब आएगा जब रेगुलर ट्रेनें शुरू हो जाएगी। जब तक कोरोना की स्थिति सुधरती नहीं, तब तक नया टाइम टेबल नहीं लाया जाएगा। रेगुलर ट्रेन कब से चलेगी ये बताना फिलहाल मुमकिन नहीं। आपको बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 महामारी की वजह से 22 मार्च से सभी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज पर रोक लगा रखी है। हालांकि मांग व जरूरत के मुताबिक इस वक्त रेलवे देश में नियमित रूप से 300 से अधिक स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है। 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई, जिन्हें क्लोन ट्रेन नाम दिया गया। आईआरसीटीसी ने 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस ट्रेनों की सेवा फिर शुरू करने की घोषणा की है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा, युद्ध के लिए तैयार रहो। जी हां, ताइवान के साथ चल रही तनातनी के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को मानसिक और शारीरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार शी जिनपिंग मंगलवार को राज्य के दक्षिण में स्थित मिलिट्री बेस के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मरीन कोर्प के जवानों से बात करते हुए कहा कि वे हाई अलर्ट पर रहें। उन्होंने अपने सैनिकों से बिल्कुल वफादार, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल विश्वसनीय बने रहने को कहा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी।